नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं आज तक। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी नई सरकार का ऐलान कर दिया है। इस सरकार में वो तमाम चेहरे हैं जो आतंक के खूंखार नाम थे। प्रधानमंत्री अकुंद आतंकी मुल्ला उमर के बाद तालिबान का सुप्रीम लीडर बना है। वो बमियान में बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने वालों में शामिल है। तो तालिबान सरकार आतंकियों की यहां पर भरमार दिख रही है। जो अभी सामने आया, अफगानिस्तान की सुरक्षा का भार हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी पर है, जिस पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा है। तो तालिबान की ये नई सरकार देखिए, मुल्ला हसन अकुंद प्रधानमंत्री, उसके बाद मुल्ला बरादर डिप्टी पीएम, मुल्ला हन्नाफी डिप्टी पीएम, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सिराजुद्दीन हक्कानी आंतरिक मामलों का मंत्री होगा। शेर अब्बास सनकजई उप विदेश मंत्री होगा। खैरला सूचना मंत्री होंगे। जैबुल्लाह मुजाहिद उप सूचना मंत्री होंगे और अब्दुल हकीम न्याय मंत्री होंगे। तो ये चेहरे आप देख रहे हैं और इसी को लेकर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं कि वो चेहरे जो आतंक के दूसरे नाम हुआ करते थे, आखिरकार वो मंत्रिमंडल में अब शामिल हो गए। मुल्ला हसन अकुंद प्रधानमंत्री हैं, 9/11 के समय टॉप लीडर। बमियान में बुद्ध की प्रतिमा भी तोड़ने का आरोप इन्हीं पर है। यूएन प्रतिबंधित सूची में ये आतंकी है। मुल्ला उमर का सलाहकार रहा है। यूएन प्रतिबंधित सूची में यह आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री के पोस्ट पर होगा। भारत के खिलाफ आग उगलने और साजिश रचने वाले हक्कानी परिवार के 4 लोग मंत्री बनाए गए हैं। और तो और मच अवेट जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, जैसे मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, उसको रक्षा मंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान की सत्ता भी आतंकी गुटों में बांटी गई है। सत्ता संतुलन के लिए 2 डेप्यूटी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनमें एक बरादर पश्तून है तो एक हनाफी उज़्बेक है। कुल 33 मंत्रियों की सरकार में 30 मंत्री पश्तून हैं, 2 ताजिक और 1 उज़्बेक मूल के लोगों को जगह भी इसमें दी गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले बयान में अकुंद ने अफगानिस्तान को खुशहाल देश बनाने की बात की और अब देखना यह है कि आतंकियों की सरकार कैसे खुशहाल देश बनाती है। यानी जो बदले हुए तालिबान की बात ये लोग करते थे, कैसा बदला है तालिबान, ये अब जरा आप देखेंगे। इनके मंत्री जो बने हैं उनको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके की शांति की बात, दिखावे की बात तालिबान की तरफ से की जा रही थी, लेकिन ये जो चेहरे अब सामने आए हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसी तरह की सरकार अब आगे रहने वाली है जैसे हमने 20 साल पहले देखा था। अब देखना यही है कि आतंकियों की सरकार कैसे खुशहाल देश बनाती है। अब इस बीच देखिए, तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी का एक बयान भी सामने आया। बकी ने कहा कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। आप देखिए, सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई पीएचडी, मास्टर या यहां तक कि हाई स्कूल तक की डिग्री नहीं है, लेकिन वो महानतम है। वली द दिन په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه، نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ده، هغه عزت ته پوهان نه دي، هغه د ماستر نه دي. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی، هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه. तो तालिबान सरकार के ऐलान के साथ ही अफगानिस्तान की यूएन प्रतिनिधि ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं। As I speak, and today Taliban announced their government, it is anything but inclusive. The people of Afghanistan, especially our youth who have only known a free and democratic Afghanistan, will not accept a governing structure that excludes women and minorities, eliminate constitutional rights for all, and does not protect the gains of the past. अफगानिस्तान में सरकार गठन में दखल दे रहे पाकिस्तान को तालिबान ने झटका दिया है। तालिबान ने साफ कह दिया कि वो कश्मीर के मुद्दे पर दखल नहीं देगा और ये बातें तालिबानी प्रवक्ता ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है। हम चाहते हैं कि इस मसला दोनों ममालिक के बीच में सुलहामेज तरीके से और बातचीत के जरिए और ये मसला है
दोनों ममालिक के खातिर, वो इसके खातिर तो लड़ाई भी हो चुकी है। और जो भी उसमें यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है वो आपको भी मालूम है, मैंने भी पढ़ा है उस रिजोल्यूशन के बारे में। तो लेकिन हम चाहते हैं कि वो बातचीत के जरिए सुलहमेज़ तरीके से वो हल करे दोनों, ये हमारी मौक़िफ़ है। गीता मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और गीता, एक बदले हुए चेहरे के साथ तालिबान ने कहा इस बार वो आया है, लेकिन जो अब मंत्री बनाए गए हैं, देखिए अगर आप तो सारे आतंकी चेहरे हैं जो मंत्री होंगे, तो ऐसे में किस तालिबान के बदलने की बात आप कर रहे हैं और वहां पर किस तरीके से सत्ता चलेगी? जी बिल्कुल, अगर आप लिस्ट देखें तो 33 मंत्री हैं जिनको इंडक्ट किया गया है एक्टिंग मिनिस्टर्स के तौर पर, और सब मौलवी शेख हाजी मुल्ला के अलावा कोई नहीं नजर आता, जिसमें से टॉप लीडरशिप जो है अभी भी संयुक्त राष्ट्र की प्रोस्क्राइब लिस्ट में है, और सिराजुद्दीन हक्कानी को वांटेड मोस्ट वांटेड मेन की लिस्ट में है अमेरिका के। इसके अलावा अगर आप देखें कोई विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इंक्लूसिविटी नहीं है, बाकी ट्राइब्स के लोग नहीं है। तो जितने भी वायदे किए थे तालिबान ने वो सारे झूठे निकले। और ऊपर से अगर आप अब देखें जो जैसे आपने डिटेल्स दिए हैं, पहली बात तो सब आतंकवादी हैं जो अब टॉप लीडरशिप में हैं, और दूसरी बात ये जो आतंकवादी जो टॉप लीडरशिप में है जिसमें सबसे ऊपर हासन अकुंद है, वो कल्चर को नहीं मानते, वो रिलीजियस, बहुत ही ज्यादा रिलीजियस और कंजर्वेटिव है। तो देखना होगा कि अफगानिस्तान का फ्यूचर और अफगानिस्तान की औरतें कैसे जी पाएंगे इस नए अफगानिस्तान में। आप रहिए जरा साथ, देखिए उधर अब बढ़ रहे हैं आगे। किसानों की लड़ाई की बात कर लेते हैं जो करनाल में गर्मा गई है। लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने करनाल सचिवालय की घेराबंदी की। कल रात भर किसान नेता डटे रहे, सचिवालय के गेट के बाहर ही सभी ने रातें बिताई। धरने पर राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे। भारी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए। किसानों के आंदोलन के कारण हरियाणा के जो 5 जिले थे वहां पर मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई थी। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सचिवालय को घेराबंदी की बात की गई, वहीं जो किसान थे वो डटे रहे, वो मानने को तैयार नहीं है। जो लाठीचार्ज किसानों पर हुई उस पर एसडीएम की पर कार्रवाई की बात ये किसान लगातार कर रहे हैं, और इसी मुद्दे को लेकर कल ये किसान डटे भी रहे। गुरुद्वारे में ये लंगर बटा है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसानों की जो लड़ाई है वो करनाल में अब गर्माती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के इस लिहाज से कड़े बंदोबस्त इंतजाम वहां पर किए गए हैं कि किसी भी तरह माहौल बिगड़े नहीं, क्योंकि भारी तादाद में कई जगहों पर किसानों को पहुंचने का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। करनाल में सचिवालय के बाहर दरअसल किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। तो किसानों की लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। रात भर ये जो किसान हैं वो वहां डटे रहे। किसानों के नेता भी वहां मौजूद रहे। राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल वहां पर मौजूद रहे हैं, नेतृत्व एक तरीके से कहें तो करते रहे। योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी वहां पर मौजूद रहे। तो ये तमाम नेता जिनकी अगुवाई में ही ये महापंचायत हो रही थी, सचिवालय के गेट के बाहर सड़कों पर बिस्तर लगा के ये जो किसान थे, किसान नेता थे, वहां बैठे और लेटे नजर आए। खट्टर तो कितना कर ले, ये किसान नहीं उठना ना मानना है। खट्टर है कहता फिर आकर तू कर मारे बीच में आकर, मतलब सवाल जवाब तेरे जवाब हम देंगे भाई। या तो वो अपनी हमारी मांग पूरी करेगा, नहीं करेगा तो भैया कितना लंबा टाइम बैठना पड़ जाए, हम बैठने के लिए तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम किसान हैं, और किसान जब आगे बढ़ जाए ना पीछे हटना चंद। जिस अफसर ने उस किस्म की बेजा हरकत की उस अफसर पे कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अफसोस कि यहाँ प्रशासन उस अफसर को बचाने के ऊपर तुला हुआ। आखिर में हमारे नेता राजेवाल साहब ने कहा चलो और कुछ नहीं, आप इंक्वायरी उसकी करवा लो, लेकिन पहले सस्पेंड तो कर दो। पुलिस प्रशासन, ये सरकार, बेचारे डीसी एसपी को भी क्या दोष दें, इन्हें हुक्म तो चंडीगढ़ से आते हैं। चंडीगढ़ वाले उसको सस्पेंड करने को भी तैयार नहीं हुए। जब मोगा पंजाब में हमारे किसान भाइयों पर लाठी भाजी गई, 50 से ज्यादा किसान बुरी तरह जख्मी हुए, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई, उनके सर खोल दिए गए, तो धृतराष्ट्र राहुल गांधी कहां थे? यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व आज खतरे में नहीं
बल्कि खत्म हो गया है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त करनाल में मौजूद हैं। सीधे मौसमी का रुख कर लेते हैं। और मौसमी, जरा अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं या हालात बता पाएं, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि जो किसान है वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है और रात भर वहां डटे रहे, बाकायदा बिस्तर बोरिया लेकर पहुंचे थे वो। जी बिल्कुल, देखिए ये सच है कि किसान रात भर सचिवालय के बाहर मिनी सेक्रेटेरिएट पर डटे रहे। ये भी सच है कि ऐसी प्लानिंग के तहत वो लोग नहीं आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 घंटे बातचीत चली प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में, और जब वो बातचीत विफल रही उसके बाद ही किसानों ने ये तय किया कि वो मार्च करेंगे मिनी सचिवालय तक। दिलचस्प बात ये है कि जब ये मार्च निकाला गया तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से किसानों ने ये मार्च निकाला, जो कि अपने आप में ये संकेतात्मक है कि किस तरह से किसान मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद काफी संकल्प कर रखा है उन्हें कि वो अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। एक तरफ आज तमाम किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन को भी सराहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से ही पूरा जो मार्च है कल का वो शांतिपूर्वक ढंग से हो सका। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, बिल्कुल मौसमी, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। किस तरीके से वहां हालात बन रहे हैं वो भी हम जानेंगे मौसमी से। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत, जो लगातार अपने बयानों से चर्चा पर रहते हैं और नेतृत्व करते हुए किसानों का नजर आते हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा दें। कामकाज को मैंने कर रहे हैं। आपने सारे अधिकारियों को अंदर जाने के लिए कहा है? नहीं, सब जाओ अपना काम करो। काम को लेकर कोई दिक्कत नहीं, काम तो होना चाहिए भाई, पब्लिक का काम है, काम इनको करना चाहिए। ये काम अपने आप नहीं करेंगे, छुट्टी मारेंगे अपने आप और कहेंगे जी हम तो इसलिए नहीं आए, वहाँ किसान बैठे थे। आपकी तरफ से इस वक्त संदेश है कि बिल्कुल काम करे, लंगर भी यही चक्के है, कोई दिक्कत नहीं है, यही लंगर चक्के, घर जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो छुट्टी लंच के टाइम में घर भागते थे, इनको कहाँ जाने की जरूरत है, ज्यादा काम करे बैठ के। सफाई आई, सफाई देने की कोशिश करे। जब वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चोर भी ये कहे मैं चोरी करी नहीं, चाहे वो पकड़ा जाओ, उससे सजा हो जाओ, लास्ट तक ये कहता है जी मैं करी नहीं। प्रशासन का काम है उसे साबित करें। साबित कहाँ करेगा जब प्रशासन ही एक जगह हो रहा, जब गवाह और कोर्ट और मुलजिम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सजा तो होगी नहीं। और अब रुख करते हैं यूपी का, जहां चुनावी पारा चढ़ा हुआ है मिशन यूपी को लेकर, और वैसी भी यूपी में है। आज तक से बात में उन्होंने हुंकार भरी कि इस बार यूपी में मुसलमान जीतेगा। वैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका। आज एक बार फिर आपने मुस्लिमों को ललकारा है। मैं आप ही की बात सर, जो आपने बोला है भाषण में, वहीं से शुरू कर रही हूं। हमने मेहनत की है, घर घर मजलिस पहुंचा है, मुस्लिमों को खुद ही लीडरशिप चाहिए, यानी लीडर विहीन है मुस्लिम समाज। आप लिखते हैं सेक्युलर के झूठ में मत फंसिए, आपकी अहमियत क्या है आज ये आपको समझना है। ये मुस्लिमों को जो आप बार बार ललकारते हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या है आपका एंड गोल, क्या है सर? नहीं, मेरा एंड गोल यही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी का सही मानों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुसलमान खुद अपनी लीडरशिप को बनाएंगे और अपने विधायक को या सांसद को बनाकर पार्लियामेंट या उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाएंगे। ये मैं क्यों कहता हूं? मैं आपको इसलिए कहता हूं मैडम कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में किसी का है तो मुसलमानों का है। सबसे कम 10th पास होते हैं तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट 5 से 15 साल का 60% मुसलमानों का है। ग्रेजुएट सबसे कम मुसलमान है। जेल में अंडर ट्रायल मुसलमान सबसे ज्यादा है। और पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 73% मुस्लिम ने बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वहीं पर 50% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये लोग रोक नहीं पाए, ना सही मानों में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इजाफा हुआ है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप ये बार बार सेकुलरिज्म के कूली तो हम मुसलमान नहीं है ना, सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सब पर होनी चाहिए। मगर 19% पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का और 11% यादव है, तो क्यों सिर्फ समाजवादी से 11% यादव का मुख्यमंत्री बनेगा? और मुसलमान को क्या मिलता है?
मैं आज रुदौली गया था मैडम, रुदौली में वहां पर गवर्नमेंट का कोई अपर प्राइमरी हाई स्कूल नहीं है। वहां पर जब मैं जनता से सवाल किया कि आपका ओवरब्रिज कितने साल से काम खत्म नहीं हुआ, बोले 5 साल से नहीं हुआ। ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं और सिर्फ 40 टीचर को आता है पूरे रुदौली में ऑनलाइन कंप्यूटर इस्तेमाल मुस्लिमों से रिलेटेड है सर, यही तो मेरा सवाल था आपसे। आपका एंड, इसीलिए सर एक सेकेंड, आपका एंड गोल आपके विधायक बन जाने से मुस्लिमों का उत्थान हो जाएगा या फिर ओवैसी को सत्ता के करीब ले जाएगा? मेरा सवाल आपसे यही है, मुस्लिमों का उत्थान या ओवैसी को सत्ता? नहीं, हमारा ओवैसी अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ना ओवैसी अपनी शोहरत के लिए या अपनी और ईगो को सेटिस्फाई करने उत्तर प्रदेश या भारत के कोने कोने में नहीं जा रहा है। मेरा आने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश से जिस तरह अखिलेश यादव यादवों के लीडर हैं, बहन मायावती उनकी कम्युनिटी की लीडर है, आपके अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की लीडर है, योगी आदित्यनाथ ठाकुर के लीडर है, तो क्यों नहीं मुसलमानों का नेता हो? जब सब समाज अपना अपना नेता तो बड़ी तकलीफ होती है ना जब हिंदू नेता योगी बनते हैं, तब तो आपको तकलीफ होती है ना सर। तब तो आप कहते हैं ना कि ये देखिए ये पार्टी को ये खाली हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, तब तो आप इन पर 10 इल्जाम लगाते हैं। आप मुस्लिम के नेता बने तो ठीक है, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। नहीं, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी भारत के डाइवर्सिटी को चेंज करने वाला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि भारत का संविधान, भारत की डेमोक्रेसी उस वक्त मजबूत होगी जिस तरह सारे समाज के लोगों ने अपना अपना एक नेता बनाया और अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया। तो ये मुसलमानों, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ का है, वो तो बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। वो तो हर चीज में नाम बदल दो या फिर सर विकास के डेटा में तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं है सर। विकास के डेटा में इंटरेस्टेड होते तो विकास की बात करते हैं। आप तो मुस्लिमों को बताते हैं कि वो लीडर विहीन है। आप तो सर बिहार जाते हैं तो शाहबुद्दीन को शामिल कर लेते हैं, यहां पर आते हैं तो अतीक अहमद को शामिल कर लेते हैं और फिर अपनी ही पीठ ठोक कर कहते हैं कि देखिए अगर आप हिंदू हैं और आप माफिया हैं तो आपको सब पूछेंगे, अगर आप मुस्लिम माफिया हैं तो आपको नहीं पूछेंगे। खुली बाहों से सिर्फ ओवैसी साहब उनका स्वागत करेंगे। तो ये तो अब आपकी पॉलिटिक्स हो रही है सर। नहीं मैडम, अभी मैंने, आप शायद नहीं सुना होगा बराबर, मैंने जो डेटा आपको प्रेजेंट किया वो तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एजुकेशनल डेटा मैंने आपको दिया, जेल का डेटा आपको दिया और फिर आपको ये बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया तो आपको मालूम कितना मिला उत्तर प्रदेश में घर मुसलमानों को? सिर्फ 14%, सिर्फ 14%। माने माफिया कहिए ना सर, ये माफिया कहिए। बाहुबली तो बड़ा ही स्टाइलिश टर्म है ना, बॉलीवुड टाइप का। ये रॉबिन हुड और बाहुबली, ये तो माफिया है ना सर। जो व्यक्ति, आपको अपनी आवाज में अब दम नहीं दिखता क्या कि आपको जेल में बैठे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है? नहीं, चलिए मैं अंजना ओम कश्यप की बात को मानता हूं। क्या बीजेपी के पास 37% एमएलए माफिया नहीं है? क्या बीजेपी के पास 116 एमपी माफिया नहीं है? क्या बीजेपी के पास एक सांसद है जिसने हेमंत करकरे को बददुआ दी, जिसने गोडसे की तारीफ की? क्या वो माफिया नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ जो केस हुआ उसको विड्रॉ नहीं किया? और आप अगर कह रहे हैं तो फिर ये बताइए, ये जो मार्च में सुरेश राणा, संगीत सोम, साध्वी पर्ची, इनके खिलाफ केसेस क्यों विड्रॉ के लिए? ये माफिया नहीं है। ओवैसी मुसलमानों के जरिए उत्तर प्रदेश में जीत की कहानी लिखना चाहते हैं तो मायावती को लगता है कि 2007 की तर्ज पर एक बार फिर ब्राह्मण और दलित का साथ उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है। इसलिए मायावती ने अपनी चुनावी चाल का आगाज प्रबुद्ध सम्मेलन से किया। मायावती ने यह सम्मेलन करके ये जताने और बताने की कोशिश की कि ब्राह्मणों को उनका हक सिर्फ बीएसपी में ही मिलेगा। अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मायावती के मंच पर मंत्रोच्चार, मायावती के चुनावी समर का शंखनाद। मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए अपने चुनावी राजनीति का श्री गणेश कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में
व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती का ये बयान बताता है कि उनकी चुनावी राजनीति की धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। मायावती को लगता है कि ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ से 2007 वाला समय फिर लौटेगा। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 और 5 सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। स्मारक और पार्क बनवाने के मसले पर मायावती की भयानक किरकिरी हुई थी, और सिर्फ किरकिरी नहीं हुई थी बल्कि मायावती को इसी मुद्दे पर अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार मायावती ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों का भला सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है। प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती की इस उम्मीद के 2 सिरे हैं। पहला सिरा है ब्राह्मण, दूसरा सिरा है दलित। 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों के सहारे सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन 2012 में उनका ये फॉर्मूला फेल हो गया। मायावती का दलित वोट भी बटा तो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनावों में मायावती पस्त हुई और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। अब बीएसपी ने तय किया है कि हर विधानसभा में बीएसपी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करेगी। ब्राह्मण समाज की महिलाओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा इसका नेतृत्व करेंगी। मायावती का प्रेम ब्राह्मणों के लिए इसलिए भी विस्तारित हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% है। कई विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। 12 जिलों में तो 15% से ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। बीते चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 56 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और उनमें से 44 तो बीजेपी के प्रत्याशी थे। मायावती आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों के साथ छल किया है। बीजेपी की ओर से इसका जवाब दिया गया। मुझे लगता है उनको बाहर भी निकलना चाहिए। सभी कुछ वो अंदर ही बैठकर कर लेती हैं बहन जी, और ये उन लोगों को बुला रही हैं जिनके लिए उनकी पार्टी का नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो। तो इसलिए ये वाले जो बयान हैं ये पहले उन्होंने दिए हैं, और अब मैं देख रहा हूं जब से कोरोना आया है या हाशिए पर पड़ी है उनकी पार्टी, तब से वो बाहर नहीं निकल रही हैं। मायावती ने तो प्रबुद्ध सम्मेलन करके अपनी मंशा बता दी, मगर मायावती जिन्हें प्रबुद्ध कह रही हैं, वो मायावती के बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल पर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने लोगों से बात की। देखिए, हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो कि आए हैं यहाँ पर इस सम्मेलन में, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर कितना असर है ग्राउंड पर, यहाँ से जब जाएंगे तो क्या होगा। आप सब लोग बसपा से हैं और आज एक तरीके का ये ब्राह्मण सम्मेलन ही था, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर कितना होगा? क्योंकि ब्राह्मण अभी तक बीजेपी के साथ रहा है, बसपा के साथ कितना जुड़ेगा? देखिए, 2007 में ब्राह्मणों को जो मान सम्मान मिला था, उस सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने तार तार कर दिया है। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा चोट दी है और उस चोट का असर ये हुआ कि ब्राह्मण आज आहत है, ब्राह्मण परेशान है, ब्राह्मण बेरोजगार है, ब्राह्मणों के मंदिर छीने जा रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज इस कदर आक्रोशित है कि अगर कल चुनाव होगा तो कल इस भारतीय जनता पार्टी की इस गद्दी को उलटकर
फेंक देंगे और बहुजन समाज पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार 2022 में देंगे। मायावती पर भरोसा है इतना? पूरा भरोसा है बहन जी पे। 2007 से 12 तक जो भरोसा किया था ब्राह्मण समाज ने, वो ब्राह्मण समाज का भरोसा आज 4 गुने बढ़ गया है, क्योंकि बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं, उन्होंने करके दिखाया। तो क्या ब्राह्मण बीजेपी से अलग होगा तो बसपा ही आएगा? 100% बसपा में आएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी, माननीय सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग आज से 18 साल पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे। जो सम्मान हमें बहुजन समाज पार्टी में मिला है वो न समाजवादी पार्टी दे सकती है, वो दिखावा कोई भी कर सकते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन बहन जी ने शुरू किया, लोगों पे मुकदमे कायम कराए गए, आज वो खुद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो नकल कर सकते हैं, मगर ब्राह्मणों का सम्मान केवल बहुजन समाज पार्टी में है और बहन कुमारी मायावती जी जैसा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं। ज्यादातर लोग बीजेपी की सरकार में ही ब्राह्मण लोग मारे गए हैं और सताए जा रहे हैं, तो इनको उत्थान होना चाहिए। बहन जी ने पहले कह दिया है कि हम प्रबुद्ध वर्ग को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं ज्यादातर ब्राह्मण हैं और आज के सम्मेलन में मायावती ने बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। तालिबान ने बंदूक तानते तानते आखिरकार अपनी सरकार खड़ी ही कर ली। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद आतंकियों की सरकार की अगुवाई करेंगे तो साथ में उनके 2 डेप्टी भी सत्ता का स्वाद चखेंगे। वैसे सरकार के चेहरे भी एक से बढ़कर एक है। कोई अमेरिका का इनामी आतंकी है तो कोई हमलों का मास्टरमाइंड। अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 6 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत पर कब्जे का ऐलान कर दिया और अब तालिबान ने वो ऐलान भी कर दिया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हां, ऐलान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का। ऐलान तालिबानी सरकार के उस कमांडरों के नाम का जो तालिबान की सत्ता संभालने जा रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को ये बता दिया कि तालिबान की कैबिनेट में किस किस को शामिल किया गया है। तो तालिबानी सरकार का सबसे बड़ा नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। जी हां, सोमवार को द न्यूज इंटरनेशनल में मुल्ला मोहम्मद हसन के तालिबानी राष्ट्राध्यक्ष नॉमिनेट होने की खबर छपी थी और आज उस खबर पर तालिबानी प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कंफर्म कर दिया है। तो अब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। हम आपको तालिबान की पूरी कैबिनेट के बारे में बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर मुल्ला मोहम्मद अखुंद को ही क्यों तालिबान ने अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री चुना है। तो सुनिए, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद के प्रमुख हैं। मुल्ला हसन अखुंद का ताल्लुक कंधार से है और वो सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं। तालिबान के एक नेता ने कहा कि अखुंद ने रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। वो एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक नेता है और अपने चरित्र और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। मुल्ला हसन ने अफगानिस्तान में अपनी पिछली सरकार के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था, लेकिन मुल्ला मोहम्मद हसन के साथ तालिबानी सरकार में कौन कौन कमांडर शामिल होने जा रहे हैं, अब उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तालिबान ने अभी बताया है कि अभी एक केयर टेकर कैबिनेट सरकार की जिम्मेदारी संभालेगी। तालिबान ने बिना किसी समारोह के सरकार की घोषणा की है। समारोह बुधवार को हो सकता है। तालिबान की अंतरिम सरकार की लिस्ट इस तरह है: प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, डिप्टी PM 1 मुल्ला बरादर, डिप्टी PM 2 अब्दुल सलाम हनाफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुक्तकी, शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुरीन, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील रहमान हक्कानी, उप विदेश मंत्री शेख मोहम्मद इस्टनकजई। इन्होंने ही पिछले दिनों दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से ठीक पहले तुर्की के विदेश मंत्री यूसुफ एरीन ने अहम बयान दिया। यूसुफ ने कहा कि हमारी दुनिया को सही सलाह है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने में किसी तरह की जल्दबाजी न करे। हम आपको बता दें कि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि तालिबान ने अपनी नई सरकार के गठन के लिए 6 देशों को न्योता भेजा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की शामिल हैं। इन देशों की खास बात यह है कि ये कतर को छोड़कर बाकी के रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं हैं।
उधर ऐसे वक्त में तालिबान ने सरकार का ऐलान किया है जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और तालिबान ने उन पर गोलियां बरसाई। हम आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थी और ये लोग तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रही साठगांठ के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे थे, क्योंकि खबरें ये भी थी कि तालिबान सरकार पाकिस्तान के मशवरे के बाद बनाई गई है। हम आपको बता दें कि शनिवार से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद काबुल में ही है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में पाकिस्तान पहले दिन से दखल पर तुला है। तालिबान की सत्ता से लेकर सरकार तक इमरान खान ने अपनी चालें चली हैं। हक्कानी को मंत्रिमंडल में शामिल करवाकर ISI ने सरकार में मोहरा फिट कर दिया है। अब तालिबान पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर आतंक का राज चलाएंगे। पंद्रह अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और 7 सितंबर को नई सरकार का ऐलान हो गया। मोहतरम शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर सरपरस्ती वज़ारत मारिफ। ऐलान के साथ ही तालिबान कैबिनेट के चेहरों ने पूरी दुनिया को चौंकाया। जिस बात का डर अफगानिस्तान की सड़कों पर नारेबाजी कर रही इन महिलाओं को था, जिस बात का डर पंजशीर की लड़ाई लड़ रहे सोहेल और अहमद मसूद को था। हम खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेंगे। तालिबान का विरोध जारी है। पंजशीर में हमारी फोर्स अभी भी मौजूद है। तालिबान से लड़ना जारी रहेगा। जिस बात का डर दुनिया को सता रहा था, सरकार से SSG जो है तालिबान के साथ मिलकर के पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ रही है और उसको वहां पे जबरदस्त शिकस्त दी जा रही है। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है कि सरकार बने तो कैसे बने और कितने जल्दी पाकिस्तान काबुल में उसके इशारों पे चलने वाली तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान बहुत इच्छुक है। जिस बात का डर काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ की मौजूदगी के बाद लग रहा था। You'll be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. वही डर आज तालिबान की नई सरकार के चेहरे को देखकर सच साबित हुआ। तालिबान की नई सरकार के चेहरे के पीछे पाकिस्तान की पूरी छाप। सबसे बड़ा सबूत है ये चेहरा, यानी सिराजुद्दीन हक्कानी। सही सुना आपने। तालिबान की नई सरकार में गृह मंत्री का जिम्मा हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को सौंपा गया है। वही हक्कानी जो एक आतंकी संगठन है और पाकिस्तान की सरपरस्ती में कत्लो गारत की कहानी लिखता है। वही चाहे रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब हो या शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी, ये सभी पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली हैं। इसे आप यूँ समझिए, अफगानिस्तान में एक्टिव हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का दुलारा और बाजवा का प्यारा है। हक्कानी ग्रुप के आतंकियों को सरकार में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया। ये भी खबर सामने आ रही है कि बरादर के प्रमुख नहीं बनने के पीछे पाकिस्तान की अहम भूमिका है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान की कमान बरादर के हाथों में आए, क्योंकि बरादर समावेशी सरकार बनाना चाहते थे। पाकिस्तान चाहता था कि नई सरकार की कमान ऐसे चेहरे के हाथ में हो जो पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाला आतंकी खेल जारी रखे। वैसे पाकिस्तान पहले दिन से तालिबान की मदद कर रहा है। तालिबान का जन्म भी पाकिस्तान के एक मदरसे में ही हुआ। तालिबानी लड़ाकों की ट्रेनिंग में पाकिस्तानी सेना का बड़ा रोल रहा है। तालिबान और पंजशीर की जंग के दौरान भी पाकिस्तान ने पूरी मदद की। तालिबान के जख्मी लड़ाकों का पेशावर और कराची के अस्पतालों में इलाज तक कराया गया। पाकिस्तान को पता है कि तालिबान की मदद से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहेगा। तो मुल्ला बरादरान जेल में थे जी। अमेरिकन ने कहा कि इनको जेल से निकालो और हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ। मुल्ला बरादरान जेल में थे और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजिरों में पढ़ते रहे, कई
बड़ी माजरत के साथ, मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में, इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी। और साफ है कि दुनिया के नक्शे पर तालिबान का सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान है। तालिबान की पहली बारी में तालिबान की सरकार को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ने ही मान्यता दी थी। इस बार भी तालिबान के साथ पाकिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तालिबान की नई सरकार के चेहरे तय करने में पाकिस्तान का अहम रोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो पाकिस्तान का दखल हर उस अफगानी को गुस्से से भर रहा है जो अपने मुल्क की बराबरी पर परेशान है, बर्बादी पर। पाकिस्तान को लेकर यहां इस कदर गुस्सा है कि हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और यही ताकत तालिबान को चेता रही है, पाकिस्तान के इशारे पर चलने से बाज आए। ये अफगानिस्तान के आवाम की आवाज है। ये आजादी के लिए उठी आवाज है। ये पाकिस्तान को लानतें भेजने की आवाज है। अफगानिस्तानी जनता को पाकिस्तानी दखल मंजूर नहीं। गोलीबारी के जरिए आवाम की आवाज को दबाने में जुटा तालिबान। अफगानिस्तान में गोलियों की जरा ये तड़तड़ाहट सुनिए। काबुल में तालिबान की राइफलें गरज रही हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने का ये बहुत पुराना तालिबानी तरीका है। तालिबानियों को सिर्फ गोली की भाषा ही समझ में आती है। यही वजह है कि हजारों के हुजूम को डराने के लिए, उन्हें प्रदर्शन से रोकने के लिए तालिबानी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, लोग भागे, महिलाएं भागी, छोटे छोटे बच्चे भागे। तालिबानी गोलियां नहीं चला रहे हैं, बल्कि अपनी खींच मिटा रहे हैं, अपनी जहालत का नमूना पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का विरोध करते हुए हजारों का हुजूम काबुल में राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। असवाका न्यूज एजेंसी के मुताबिक काबुल के जिस रास्ते पर प्रदर्शनकारी जा रहे थे, उसी रास्ते में वो होटल भी है जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद हफ्ते भर से रुके हुए हैं। प्रदर्शनकारी इस होटल की तरफ बढ़ रहे थे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे। ये प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान पर तालिबान का साथ देने का आरोप है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ काबुल में मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों का सबसे ज्यादा गुस्सा पंजशीर में पाकिस्तान के दखल पर है। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसकी वायुसेना ने पंजशीर में बम बरसाए। राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों के काफिले को देखकर तालिबानी बौखला गए। भीड़ को रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। तालिबान ने गोलीबारी करके आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर तो कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या गोली से तालिबान अफगानियों की इस आवाज को दबा पाएगा? हम आपको बता दें कि सोमवार की रात से ही अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। सोमवार की देर रात भी काबुल में पाकिस्तान मुर्दाबाद और ISI चीफ की वापसी को लेकर नारेबाजी हुई थी। आज तक ब्यूरो।